Let us understand the very important concepts, two very important concepts, जिसमें से एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक है एंगल ऑफ रिपोज. So let us first try to understand very important concept, angle of friction. इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं. और इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इस ऑब्जेक्ट में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग सकता है वो मान लो 10 न्यूटन का है. ऑब्वियसली इसका वेट नीचे लगेगा mg और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा n. यहां पर जानबूझ के हम लोग mg को शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको अभी दूसरी चीज पढ़ना है, लेकिन mg नीचे लग रहा है. ऑब्वियसली ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि mg नीचे लगेगा ही. वो तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 10 लग सकता है. ओके, इसका जो स्टैटिक कोफिशिएंट है वो μs है. नाउ मान लो आपने लगाया यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 10 है. इसका मतलब है पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा 1 और बॉडी को रोक लेगा. मान लो आपने लगाया 2 तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 2 और बॉडी को रोक लेगा. मान लो आपने लगाया 4, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 4, बॉडी को रोक लेगा. इसी तरह से जब आप 6 करोगे तो ये 6 लगेगा, जब आप 8 करोगे तो ये 8 लगेगा. ओके, अगर आप इसको इसी लिमिट को बढ़ाते जाएं अल्टीमेटली, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने से पुल कर सकते हो जब तक बॉडी स्टेशन रहेगा 10 न्यूटन. तो यहां जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो अपनी मैक्सिमम स्टेट में पहुंच जाएगा जो कि कितना रहेगा 10 न्यूटन. अगर आपने 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स किया तो ऑब्वियसली बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी. तो अब मैं इस फोर्स को हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे. आप ये मान के चलो कि बॉडी की टेंडेंसी इधर से कोई पुल कर रहा है, ये आप मान लो, है ना. और ऐसा पुल कर रहा है कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, मतलब बॉडी जस्ट मूव करने वाली है. इसका मतलब है कि यहां जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, मैक्सिमम. नाउ फ्रिक्शन एंड कांटेक्ट दोनों ही कैसे फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही कैसे फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा तो आप क्या करोगे, भाई ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, दोनों की टेल यहां मैच कर रही है. आप एक पैरेललोग्राम लॉ से एक रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, दिस विल रिप्रेजेंट नेट कांटेक्ट फोर्स. सो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द नेट कांटेक्ट फोर्स, आर नेट, तो ये आप बोलोगे अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर. नाउ अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस व्हाट इज एफ एस मैक्स, एफ एक्स मैक्स इज म्यू एस इंटू एन, इसका होल स्क्वायर. तो एन स्क्वायर प्लस म्यू एस स्क्वायर एन स्क्वायर 1/2 की पावर, एन बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर. दिस विल बी द नेट कॉन्टेक्ट फोर्स व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव. यानी ये ध्यान रखना, ये नेट फोर्स तभी है जब बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है तो बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव. उस समय अगर किसी और समय निकालना होगा तो फिर अपन एफएस को मैक्सिमम नहीं लेंगे, फिर एफएस को क्या लेना पड़ेगा, जितना बाहर की तरफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना ही एफएस होगा. ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए नेट फोर्स जो निकाला है ये निकाला है एट द स्टेट ऑफ जस्ट अबाउट टू मूव. ये थोड़ा ध्यान रखना है. नाउ जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है उस समय यहां कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, किसके बीच, नॉर्मल रिएक्शन एंड नेट कांटेक्ट फोर्स. तो यहां पर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन देते हैं.
और वो डेफिनेशन ये है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड नेट contact force when body is just about to move। यानी बॉडी जस्ट मूव करने की कंडीशन में है, यानी यानी इसका मतलब है जब वहां पर फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये उसी समय की बात है। अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यानी बॉडी नॉट जस्ट अबाउट टू मूव, तब उस एंगल को अपन फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं कहेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तभी होगा जब वो नेट कांटेक्ट फोर्स और एन के बीच का एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन तभी कहलाएगा जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी कौन सी स्टेट में है, मैक्सिमम स्टेट में, मतलब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है। अब आप देखें यहां पे टेन थीटा, अगर आप देखें तो इसमें टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसको डिनोट करेगा, इस एफ एस मैक्स को, तो एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय बेस कितना है यहां पे, बेस क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन एन। आप जानते हो कि एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू एन अपॉन एन। ध्यान रखना एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम तभी कह रहे हैं जब एफ एस मैक्सिमम पर पहुंच गया है, इसीलिए अपन इसको म्यू एन लिख रहे हैं। अगर एफ एस मैक्स पे नहीं पहुंचा तो भी तो एंगल कुछ ना कुछ तो बनेगा इनके बीच यहां पे, उसको अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, और फिर अपन एफ एस मैक्स को म्यू एस इंटू एन नहीं लिख पाएंगे। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन तभी डिफाइन होता है जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, यानी बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। एन से एन कट जाएगा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। सो दिस कंडीशन या दिस एंगल, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो जो म्यू एस होता है उसका टेन इनवर्स ही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका यूज क्या है, तो न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है, कंडीशंस में इसका यूज आता है। सो रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू नीड टू रिमेंबर एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे आपको बोल दिया जाए कि इफ म्यू एस इज इक्वल टू 3/4 फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आप सीधे से बोलोगे भाई म्यू एस इज इक्वल टू 4/3 है, सो आप सॉल्व करोगे सीधा सीधा इसको, अब बोलोगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, और म्यू एस कितना है 3/4। आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू 3/4 कब होती है, जब थीटा कितना हो जाए 37, तो आप बोल दोगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 37। लेट अस टेक वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहां पर एक बॉडी है और जो एक फोर्स है एफ, वो यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, और इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है बीटा। तो आपको बोल रहा है मिनिमम फोर्स की वैल्यू निकालना है सो दैट बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। अब यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है आपको टेन बीटा की वैल्यू गिवन है, टेन बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, म्यू। यानी जब आप म्यू यूज करेंगे या म्यू एस यूज करेंगे तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और यहां मैं ऑप्शन लिखना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा देखो कि क्यों ये कठिन है। ऑप्शन आपके पास है म्यू एम जी साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा। दूसरा ऑप्शन आपके पास गिवन है
एम जी साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। तीसरा ऑप्शन आपके पास गिवन है एम जी साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। और चौथा ऑप्शन आपके पास गिवन है एम जी कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। ऐसे चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, इन्हीं ऑप्शन में से लाना है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले तो बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव बोल रहा है। अगर बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव बोल रहा है और मिनिमम फोर्स लगाना है, तो ऑब्वियसली जस्ट अबाउट टू मूव का केस का मतलब होता है यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा वो मैक्सिमम लगने लगेगा। तो यहां पर ऊपर m मास का बॉडी ऑब्वियसली गिवन है n, और यहां पर लगेगा mg। ऑब्वियसली इस f के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा f cos अल्फा और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसको कहेंगे f sin अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें तो n प्लस f sin अल्फा विल बैलेंस mg। ओके, सो n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस f sin अल्फा। ध्यान रखना यहां एंगल ऑफ फ्रिक्शन बीटा दिया हुआ है और अल्फा हमारा कोई एंगल है। नाउ बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, इसका मतलब है कि f cos अल्फा जस्ट बैलेंस fs मैक्सिमम, तभी ये मिनिमम फोर्स लगेगा कि जस्ट बैलेंस करेगा fs मैक्स को, तो बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में आ जाएगी। तो जो f, अब मैं बार बार मिनिमम नहीं लिख रहा हूं, f cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो f cos अल्फा, सो थोड़ा सा इसको हमने सॉल्व कर लिया है। n की वैल्यू रखा है ये वाली यहां पे, और n की वैल्यू रखकर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, म्यू एस का मल्टीप्लाई कर दिया है, और f, ये वाला f साइन थीटा की वैल्यू को लेफ्ट साइड ला लिया है और इससे f निकाल लिया है, तो ये अपने पास f आ गया। तो दिस द मिनिमम फोर्स जिससे बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो यहां पे ऑप्शन है ही नहीं, यहां पर ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अपने को क्या करना होगा इस बार, क्योंकि यहां पर म्यू नहीं दिया है ऑप्शन में, कहीं पे ऑप्शन कहीं पे म्यू नहीं है, तो अपने को म्यू की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, टेन बीटा। तो जहां जहां म्यू है वहां वहां अपन ने टेन बीटा रखा, तो ये जाएगा टेन बीटा एम जी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस टेन बीटा साइन अल्फा। अब टेन को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो इसको लिख दिया साइन बीटा एम जी अपॉन कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और यहां लिख दिया साइन अल्फा। इसको साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा एम जी, नीचे एलसीएम लिया तो ये कॉस इस कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस बीटा। और यहां ऊपर में भी आप देखो साइन के साथ यहां पे क्या लगा था, कॉस बीटा यहां लिखा हुआ था पहले से, तो कॉस बीटा से कॉस बीटा क्या हो जाएगा यहां पे कैंसिल, और अपने पास आ जाएगा साइन बीटा एम जी को लिख लेते हैं सामने डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो क्वांटिटी है ये बच गई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और आपको ये याद रहना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन कहते हैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी दो फॉर्मूले होते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो जो नीचे लिखा हुआ है ये क्वांटिटी हो जाएगी अपने पास एम जी साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो दिस विल बी द आंसर। और अगर इसको आप देखें तो यहां पे एम जी साइन बीटा कॉस अल्फा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हमने क्वेश्चन लिया था यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा।